अपन इंश्योरेंस के केवल मेन क्वेश्चन याद करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन से भी ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर अंदर की थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, केवल अपन यहाँ पर पॉइंट्स याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन अपने लिए यहाँ पर थ्योरी एग्जाम्स के अंदर होता है कि अपने को क्या लिखना रहता है, पॉइंट्स लिखने रहते हैं, बाकी तो अपन अंदर का तो अपने हिसाब से लिख लेते हैं। तो अपन यहाँ पर केवल पॉइंट्स याद करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन के, क्योंकि वैसे भी आप लोगों की अगर बात करें तो आप लोग पढ़ के तो कुछ जाते नहीं हो, वहाँ पर जाके कुछ उल्टा सीधा लिख के आ जाते हो। तो मेन बात ये रहेगी, अगर अपन पढ़कर जाएंगे, कुछ पॉइंट्स याद कर जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अपन ये वाले पॉइंट्स वहाँ पर लिख कर आ जाएंगे। मेन बात ये रहेगी, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पूरा इंश्योरेंस सब्जेक्ट में यहाँ पर पढ़ा दूंगा फ्री में, ऐसा कुछ भी नहीं, फ्री में कोई भी नहीं पढ़ाता। तो अपन केवल मेन ये है कि पॉइंट्स यहाँ पर याद करके चले जाएंगे, तो वहाँ पर ये अपने पास पॉइंट्स रहेंगे। एक मैं आपको आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपके आराम से 3 पेज और आराम से 5 पेज आसानी से पढ़ जाएंगे, तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फंडामेंटल। पहला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रकार बताने कि इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है। तो मैंने इसको गूगल वगैरह से निकाल कर देखा, तो मैंने इसको यहाँ पर फॉर्म में बनाया, ABCD की फॉर्म में। इसको अपन याद करेंगे ABCDEFGM। A फॉर हमारे पास लिख रहा है यहाँ पर एन्युटी पॉलिसी, B फॉर हमारे पास लिख रहा है बर्गलारी इंश्योरेंस, C फॉर है क्रॉप इंश्योरेंस, C फॉर वापस है कैटल इंश्योरेंस, D फॉर हमारे पास है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, E फॉर हमारे पास है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, F फॉर हमारे पास है फायर इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस, J फॉर है हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी और M फॉर है हमारे पास मरीन इंश्योरेंस। तो इसको अपन ABCD के फॉर्म में याद कर सकते हैं। अगर आपके पास आ जाए कि इंश्योरेंस कितने तरह का होता है, उसको 10 नंबर में या 20 नंबर में एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, तो अपने पास यहाँ पर 10 पॉइंट है, तो अपन को बोल बोल के याद करना पड़ेगा, तभी जाके याद होगा, बैठे रहेंगे तो याद नहीं होगा। तो A फॉर हमारे पास क्या है, एन्युटी पॉलिसी, B फॉर हमारे पास क्या है, बर्गलारी इंश्योरेंस, C फॉर हमारे पास क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस और कैटल इंश्योरेंस, D फॉर क्या है हमारे पास, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, E फॉर क्या है, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, F फॉर क्या है, फायर इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस, J फॉर क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और M फॉर क्या है, मरीन इंश्योरेंस। इधर देखो, A फॉर क्या है हमारे पास, एन्युटी पॉलिसी, B फॉर क्या है, बर्गलारी इंश्योरेंस, C फॉर क्या है, कैटल इंश्योरेंस और क्रॉप इंश्योरेंस, D फॉर क्या है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, E फॉर क्या है, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, F फॉर क्या है, फायर इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस, M के बाद J फॉर क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसके बाद क्या है हमारे पास M, और F फॉर क्या है हमारे पास, मरीन लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। एक बार इनको मन में 4-5 बार बोलो, फिर अपन रिपीट करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर ये लिखा हुआ हमारे पास, F फॉर क्या था हमारे पास, एन्युटी पॉलिसी, B फॉर क्या था, बर्गलारी इंश्योरेंस, C फॉर क्या था, क्रॉप इंश्योरेंस और कैटल इंश्योरेंस, D फॉर क्या था, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, E फॉर क्या था, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद F फॉर क्या था, फायर इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस, J फॉर क्या था हमारे पास, जॉइंट लाइफ पॉलिसी या जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, और M फॉर क्या था, मरीन इंश्योरेंस। तो ऐसा अपन बार बार मन में बोलेंगे कोई भी चीज तो अपने को याद हो जाएगी, भले यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग इमेजिन कर सकते हो, थोड़ी देर पहले यहाँ पर यही सब लिखा हुआ था। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन याद करेंगे। A फॉर क्या था, एन्युटी पॉलिसी, B फॉर बर्गलारी लाइफ इंश्योरेंस या बर्गलारी इंश्योरेंस, C फॉर क्या था, क्रॉप इंश्योरेंस या कैटल इंश्योरेंस, D फॉर क्या था, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, E फॉर क्या था, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस, F फॉर क्या था, फायर इंश्योरेंस या फ्रेट इंश्योरेंस, J फॉर क्या था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और M फॉर क्या था, मरीन इंश्योरेंस। एक बार फिर मन में 4-5 बार बोलो, ताकि अच्छे से याद हो जाएगा, फिर अगला पढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन याद, अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस इन ब्रीफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ज्यादातर आप लोगों को दिखेगा, अगर आप लोग 5 साल के आरबीडी में देखोगे तो 20 नंबर में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नजर आएगा कि मेन प्रिंसिपल्स बताने इंश्योरेंस के। तो इसको अपन याद करेंगे। शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, जो बॉयज का मोस्ट फेवरेट वर्ड है, लेकिन उसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा
तो एक तो ILU के नाम से याद करेंगे, एक ICS के नाम से याद करेंगे। ILU, I4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, L4 क्या हो जाएगा, लॉस मिनिमाइजेशन, और U4 क्या हो जाएगा अनकॉस्ट गुड फेथ। तो I4 हमारे पास क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बोलोगे तभी याद होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। L4 क्या है, लॉस मिनिमाइजेशन, और U4 क्या है हमारे पास, अनकॉस्ट गुड फेथ। तो I4 क्या था हमारे पास, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, L4 क्या है, लॉस मिनिमाइजेशन, और U4 क्या है, अनकॉस्ट गुड फेथ। तो I4 क्या है हमारे पास, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, L4 क्या है, लॉस मिनिमाइजेशन, और U4 क्या है, अनकॉस्ट गुड फेथ। बस आगे क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ। उसके बाद ICS से अपन देखेंगे तो I4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडेमनिटी, C4 रहेगा कंट्रीब्यूशन और कॉज प्रॉक्सिमा, और S4 हो जाएगा सब्रोगेशन। तो हमारे पास I4 दोबारा क्या आया था, इंडेमनिटी, C4 क्या आया था, कंट्रीब्यूशन और कॉज प्रॉक्सिमा, और S4 क्या आ जाएगा, सब्रोगेशन। तो हमारे पास है ILU, ICS, ILU और ICS। I4 क्या है हमारे पास, इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद L4 क्या है, लॉस मिनिमाइजेशन, U4 क्या है, अनकॉस्ट गुड फेथ, फिर I4 क्या है हमारे पास, इंडेमनिटी, C4 क्या है, कंट्रीब्यूशन और कॉज प्रॉक्सिमा, और उसके बाद हमारे पास है S4 सब्रोगेशन। बोलो मन में 4 से 5 बार, फिर उसके बाद इसको अपन वापस रिपीट करेंगे। हो गया याद? तो I4 हमारे पास हो जाएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, L4 हो जाएगा लॉस मिनिमाइजेशन, U4 हो जाएगा अनकॉस्ट गुड फेथ, I4 हो जाएगा इंडेमनिटी, C4 कंट्रीब्यूशन और कॉज प्रॉक्सिमा, और S4 सब्रोगेशन। इधर अपन ने याद करा था A4, B4, C4 क्रॉप इंश्योरेंस और कैटल इंश्योरेंस, आदों की तो आवाज ही नहीं निकल रही, D4 डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, E4 F4 फायर इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस, J4 और M4 तो याद है मतलब अपने को। I4 अपन ने अभी अभी इधर याद करा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लॉस मिनिमाइजेशन, अनकॉस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, कंट्रीब्यूशन और कॉज प्रॉक्सिमा, और S4 सब्रोगेशन। आप लोगों को आंसर तो याद हो जाएंगे, इतनी तो गारंटी है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन भूल जाओगे। तो आप लोगों को साथ में क्वेश्चन भी याद रखना है, क्योंकि एक तो आप लोग केवल आंसर याद रख लो, क्वेश्चन पता ही नहीं है कि आंसर किसका है, इनके अंदर का आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल पॉइंट्स याद करा सकता हूँ मैं, मेरा सब्जेक्ट तो अकाउंट्स और टैक्स है, लेकिन एक बार ठीक है, बच्चे का थोड़ा सा काम बन जाए, इसलिए पॉइंट याद करा रहा। क्वेश्चन अपने पास है, एक्सप्लेन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अगर बेसिक एलिमेंट्स पूछ लेते हैं तो इसको थोड़ा इस फॉर्म में मैंने फॉर्म किया था यहाँ पर। वैसे तो आरबीडी के अंदर पॉइंट्स उल्टे सीधे लिखे रहते हैं। जैसे मान लो एक लड़का और एक लड़की है, तो टू और मोर पार्टीज फिर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे, फिर सामने वाला क्या देगा, एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस देने के लिए सामने वाले का क्या होना चाहिए, प्री कॉन्सेंट होना चाहिए, मतलब जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक हफ्ते चलेगा, एक महीने चलेगा। कंसीडरेशन, बदले में डेयरी मिल्क दे देगा। अनमोस्ट गुड फेथ, अंधा विश्वास। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उद्देश्य वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस को बेसिक एलिमेंट्स को सबसे पहले टू और मोर पार्टीज, उसके बाद अ प्रपोजल इन रिटर्न, उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए, प्री कॉन्सेंट। तो पहले चार याद करेंगे, टू और मोर पार्टीज, फिर करेंगे अ प्रपोजल इन रिटर्न, उसके बाद क्या आएगी, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, प्री कॉन्सेंट। तो चार तो याद हो गए। प्री कॉन्सेंट के बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बाद कंसीडरेशन, अनमोस्ट गुड फेथ और लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नीचे के चार कहते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन, अनमोस्ट गुड फेथ, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले के चार क्या थे हमारे पास, टू और मोर पार्टीज, उसके बाद क्या था हमारे पास, अ प्रपोजल इन रिटर्न, उसके बाद एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, प्री कॉन्सेंट, उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट,
उसके बाद कंसिडरेशन सीसी, उसके बाद अनमोस्ट गुड फेथ और लीगलिटी टू ऑब्जेक्ट। बोलो मन में 4 से 5 बार। तो देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन था यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स बताने थे लाइफ इंश्योरेंस के। तो पहला पॉइंट था हमारे पास टू और मोर पार्टीज अ प्रपोजल इन रिटर्न एक्सेप्टेंस प्री कंसेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन एटमॉस्ट गुड फेथ और उसके बाद लीगलिटी टू ऑब्जेक्ट। यानी 10 मिनट के अंदर अपन ने 3 क्वेश्चन के 10 और 7 17 और ये कितना थे 8 8 ही थे ना। 17 और 8 25 पॉइंट याद कर लिया अपन ने 10 मिनट में। अब तुम लोग ऐसे घर पे पढ़ने बैठते हो तो तुम लोगों से एक क्वेश्चन याद नहीं होता 15 मिनट में। यहाँ पे अपने पास 3 क्वेश्चन के पॉइंट्स याद हो गए। जिनका हिंदी मीडियम है वो थोड़ा याद हो गया होता है, गूगल ट्रांसलेट कर लेना, देख लेना कि उसको हिंदी में कैसे लिखना है, या फिर हिंदी वाले तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनका इंग्लिश है तो उनके लिए तो इंग्लिश में ही सीखना। तो यहाँ पर अपन ने 3 पॉइंट याद कर लिए, 3 क्वेश्चन याद कर लिए। चौथा अपन देख लेते हैं रोल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का रोल पूछ ले तो फिर कैसे याद करेंगे, ये थोड़ा सा हार्ड है। जो पहले 4 पॉइंट है वो तो अपन याद करेंगे एलपीजी सिलेंडर के नाम से, और फिर अगला याद करेंगे अपन एसएमसीए। थोड़ा हार्ड है ये तो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। रोल ऑफ इंश्योरेंस पूछ रहा है यूनिट 1 के अंदर 10 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला पॉइंट है हमारे पास एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग। लाइफ इंश्योरेंस से क्या इंकरेज होती है, सेविंग्स होती है। दूसरा हमारे पास है प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये भी नॉर्मल सी बात है, अगर लाइफ इंश्योरेंस अपन कराएंगे तो इससे क्या मिलेगी अपने को, सेफ्टी और सिक्योरिटी। तीसरा पॉइंट है प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। चौथा हमारे पास है जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और इससे हमारे पास क्या जनरेट होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि कल को अगर घर के अंदर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो एलपीजी पहला हमारे पास था लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग। पहला क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग। दूसरा क्या है, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरा क्या हमारे पास, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। और चौथा क्या हमारे पास, जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो पहला पॉइंट क्या हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग्स। दूसरा क्या है, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरा क्या है, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। और चौथा क्या है, जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मन में 4 बार बोलो इसको, हो गया। तो एल फोर था हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग्स। दूसरा है प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरा है प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। और चौथा है जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगला अपन याद करेंगे एसएमसीए। स्कोर 2 है हमारे पास, सोर्स ऑफ कलेक्टिंग फंड्स और स्प्रेडिंग रिस्क। एम फोर हमारे पास है मेडिकल सपोर्ट। सी फोर हमारे पास है कंट्रीब्यूशन इन लॉस प्रिवेंशन। और एम फोर है असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स। तो एस फोर हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ कलेक्टिंग फंड्स, स्प्रेडिंग रिस्क, मेडिकल सपोर्ट। C4 क्या था हमारे पास, कंट्रीब्यूशन इन लॉस प्रिवेंशन और असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स। तो S4 क्या था हमारे पास, सोर्स ऑफ कलेक्टिंग फंड्स, स्प्रेडिंग रिस्क। M4 क्या है, मेडिकल रिपोर्ट। C4 क्या है, कंट्रीब्यूशन इन लॉस प्रिवेंशन। और A4 क्या है, असिस्टेंस टू प्रमोटर्स। बोलो मन में 5 बार बोलो, हुआ क्या याद। L4 क्या था हमारे पास, एक तो था LPG, एक था SMCA। L4 क्या था हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग। P4 था हमारे पास, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। P4 था प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। और G4 था जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। S4 था सोर्स ऑफ कलेक्टिंग फंड्स और स्प्रेडिंग रिस्क। M4 था हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट। C4 था हमारे पास कंट्रीब्यूशन इन लॉस प्रिवेंशन। और A4 था असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स। एक बार हटा के बोल देते हैं इसको। तो L4 हमारे पास था लाइफ इंश्योरेंस एनकरेजेस सेविंग। C4 था प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। G4 था
Generate financial resources. S for the sources of collecting funds or spreading risk. M for the medical support. C for the हमारे पास contribution in loss prevention. और A for the assistance to exporters. तुम लोगों में वो दमी नहीं है यार, दूसरी क्लास को किसी को याद कराओ तो सब बोलते साथ में, तुम लोगों को तो याद ही नहीं हो रहा जैसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जहाँ पे भी आप लोगों का प्रोसीजर वर्ड आ जाएगा वहां पर आप लोगों को पॉइंट्स उल्टे सीधे नहीं करने, सीक्वेंस में लिख के आने पड़ेंगे। अभी तक जो अपन ने पॉइंट्स याद करे वो अपन ने सीक्वेंस से क्यों याद करें, क्योंकि अभी जैसे अपनी क्लास चल रही है तो यहाँ पर आप लोगों ने सीक्वेंस से याद कर लिए। फिर घर पर जब आप लोग कुछ भी फालतू काम पड़े हुए हो, कुछ भी कर रहे हो तो मन में रिपीट करो यार क्या था क्या नहीं था, तो आप लोग क्या करोगे, पॉइंट्स को भूलोगे, उल्टा सीधा करोगे आप लोग पॉइंट्स को। ज्यादातर जो मैं देखूं मेरे साथ या किसी बच्चे के साथ जो पहली दिक्कत आती है, पहला पॉइंट ही याद नहीं आता उसको। अगर एक बार पहला पॉइंट याद आ जाता है तो बाकी के सारे भी याद आ जाते हैं। तो ये तीन प्रॉब्लम से, एक तो आप लोगों को यहाँ पर अभी जब तक 3 दिन है, 6 तारीख को और 7 को है 6 को, तो आप लोगों को 5 तारीख तक तो सीक्वेंस में ही बोलना है, क्योंकि कॉमर्स कॉलेज में जाने के बाद तो पॉइंट्स उल्टे सीधे होंगे ही होंगे, तो आप लोग भी जानते हो। घर तक तो आप लोगों को पॉइंट सीक्वेंस में याद रहेंगे। होता है बहुत का दिमाग तेज होता है, पॉइंट इधर का उधर नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे अपन 90% की बात करें वो लोग पॉइंट्स भूल जाते हैं, उल्टा सीधा करेंगे, इसका पॉइंट इसमें लिख देंगे और इसका पॉइंट इसमें लिख देंगे, होएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ही पॉइंट्स को उल्टा सीधा बोलते हो, अभी मैं किसी बंदे को खड़ा करके बोलूँ भाई पॉइंट बोल दे, तो फिर वो पहला पॉइंट बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, ऐसे करके बोलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ही उल्टा सीधा करोगे तो वहां पे जाके तो फिर भूल ही जाओगे, साफ हो जाएगा माइंड से। आप लोग 5 तारीख तक यहाँ पर सीक्वेंस में याद रखोगे, तब जाके 6 तारीख को पॉइंट्स उल्टे सीधे होंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ही पॉइंट्स को उल्टा सीधा करोगे तो वहां पे जाके तो फिर साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो घर पे जाके भी आप लोग अगर रिपीट करते हो तो सीक्वेंस में याद रखना, ताकि वहां पर जाके उल्टे सीधे हो, वहां पे जाके माइंड से वॉश नहीं हो जाए। तो प्रोसीजर हमारे पास पहला पॉइंट है यहाँ पर, सबसे पहले अगर अपन को लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो सबसे पहले अपन को क्या देना पड़ेगा, प्रपोजल। फिर अपन इंश्योरेंस कंपनी को क्या देंगे, पर्सनल स्टेटमेंट। क्या होगा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, एज का क्या देंगे, प्रूफ, स्क्रूटनी ऑफ रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स अपन की आएगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, उसकी क्या आएगी, जांच। एक्सेप्टेंस ऑफ दी प्रपोजल, अपन उसको एक्सेप्टेंस दे देंगे, हमें लाइफ इंश्योरेंस कराना है, साइन मार देंगे। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, उसके बाद अपन प्रीमियम का क्या कर देंगे, पेमेंट। इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर इंश्योरेंस कंपनी अपने को पॉलिसी क्या कर देगी, इशू। तो अपन 4 करके याद कर लेते हैं, 8 है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्रपोजल, फिर क्या देंगे, पर्सनल स्टेटमेंट, फिर अपना क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, और एज का क्या देना पड़ेगा, प्रूफ। तो 4 पॉइंट हो गए, सबसे पहले प्रपोजल, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रूफ ऑफ एज। उसके बाद अपनी जांच, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसकी क्या होगी, जांच, स्क्रूटनी ऑफ रिपोर्ट्स। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ दी प्रपोजल, जैसे ही जांच हो जाएगी वैसे अपन क्या दे देंगे, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देते हैं अपन, प्रीमियम का क्या कर देंगे, पेमेंट, और इंश्योरेंस पॉलिसी अपने को क्या देगी, इशू। तो पहले 4 अपने पास से, सबसे पहले क्या देंगे, प्रपोजल, पर्सनल स्टेटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रूफ ऑफ एज। उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ रिपोर्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ दी प्रपोजल, उसके बाद पेमेंट ऑफ प्रीमियम और इशू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मन में 4-5 बोलो, 4-5 बार बोलो, कोशिश करो याद हो जाएगा। जैसे जैसे अपन ज्यादा क्वेश्चन याद करते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट्स आप लोगों के मिक्स होंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स याद करना है, फिर पॉइंट्स के नाम याद रखना अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आरबीडी के अंदर 2021 में आप लोगों को मिलेगा, लिख रहे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फायर पॉलिसीज। फायर पॉलिसीज बतानी है अपन को, तो इसको अपन याद करेंगे एफसीए, अपने कॉमर्स का ये प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो एक तो उसके नाम से याद रख लेंगे, एक आरएसडी के नाम से याद रखेंगे। एफसीए, एफ फॉर हमारे पास लिख रहा है यहाँ पर प्लॉटिंग पॉलिसी, सी फॉर ये दोनों पॉलिसी अपन ने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर किसी को याद हो तो। एक तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ए फॉर अपने पास हो जाएगा एवरेज पॉलिसी, आर फॉर हो जाएगा रिप्लेसमेंट पॉलिसी, एस फॉर हो जाएगा स्पेसिफिक पॉलिसी, और बी फॉर हो जाएगा वैल्यू पॉलिसी। नाम इतना मतलब कठिन नहीं है, याद हो जाएंगे। एफ फॉर क्या था, प्लॉटिंग पॉलिसी, एफसीए। सी फॉर क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी।
कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। A4 क्या हो जाएगा, एवरेज पॉलिसी। R4 क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी। S4 क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक पॉलिसी। और B4 क्या हो जाएगा, वैल्यूड पॉलिसी। तो F4 क्या हमारे पास, प्लॉटिंग। C4 क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कॉम्प्रिहेंसिव। A4 क्या हमारे पास, एवरेज। R4 क्या हमारे पास, रिप्लेसमेंट RSV। S4 क्या है, स्पेसिफिक। और B4 क्या है, वैल्यू। मन में 2 बार बोल लोगे उससे भी याद हो जाएगा। हो गया। FCA और RSV। F4 क्या है, प्लॉटिंग। C4 क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल और कॉम्प्रिहेंसिव। A4 क्या है, एवरेज। क्या था, RSV। R4 क्या है, रिप्लेसमेंट। S4 क्या है, स्पेसिफिक। और B4 क्या है, वैल्यू। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अभी जाके बड़ी बात आएगी। हमारे पास लिख रहा है व्हाट इज ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, जब 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी इंश्योरेंस कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। देखो इसके एडवांटेजेस याद करने में हेल्प कर देता हूं, वरना मैं बोल देता घर पे याद कर लेना। रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। इस पॉइंट का मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, इस पॉइंट का मतलब ये होगा जब साथ में मिलकर कोई भी इंश्योरेंस कराएंगे तो उससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि मान लो अपन एक सिंगल इंसान कोचिंग के अंदर एडमिशन लेने गया, फीस बताई 20,000, एक साथ 6 जने गए तो उन्होंने बोल दी 15-15 ले लेंगे, यानी कॉस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एक साथ बहुत सारे जने जाएंगे तो रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। दूसरा हमारे पास है सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। इस पॉइंट का मतलब मेरे को पता नहीं है। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं प्री फॉर्म कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एक साथ 6 जने प्रीमियम जमा कराए, 6 जने जाकर, या फिर 6 जनों की एक बंदा ही जमा करा दे। तो यहाँ पर लिख रहा है हमारे पास प्री फॉर्म कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। चौथा लिख रहा है लोअर रेट्स ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम की रेट्स क्या हो जाएगी, लो, क्योंकि एक साथ काफी जने इंश्योरेंस करा रहे हैं। इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन। अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो कोई भी एम्प्लॉय कंपनी छोड़ने से पहले ये सोचेगा कि यार मेरा तो इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है। अगर मैं कंपनी छोड़ दूंगा तो क्या पता दूसरी कंपनी मेरा लाइफ इंश्योरेंस कराएगी या नहीं कराएगी। कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस कराने से क्या फर्क पड़ेगा, जो एम्प्लॉय है वो उसी संस्था के अंदर रुका रहेगा, क्योंकि कल को वो बंदा मर जाएगा तो उसकी फैमिली को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। और छठा लिखा है हमारे पास सेविंग इन टैक्स। याद करेंगे धीरे धीरे करके, 2-2 करके याद कर लेते हैं। पहला हमारे पास है रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। बोलो मन में 5 बार, मन में। तो पहला पॉइंट हमारे पास है रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। सेकंड पॉइंट याद करते हैं, सेकंड हमारे पास है सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी को पूरा पॉइंट याद नहीं रहता है तो आधा ही लिख के आ जाना, सेविंग ऑफ कमीशन। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास था रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। दूसरा हमारे पास है सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। 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 पहला पॉइंट क्या था, पहला क्या था, रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। दूसरा क्या है, सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। बोलो मन में 4 बार। तो पहला पॉइंट हमारे पास था रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। दूसरा क्या हमारे पास, सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा क्या हमारे पास, फ्री फ्रॉम कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। 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 पहला क्या था हमारे पास, रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। दूसरा क्या था, सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा क्या हमारे पास, फ्री फ्रॉम कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। बोलो तीनों को मन में 3-3 बार। तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के एडवांटेज पढ़ रहे थे अपन। पहला पॉइंट हमारे पास है रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। दूसरा क्या है, सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। और तीसरा था फ्री फ्रॉम कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। चौथा हमारे पास है लोअर रेट्स ऑफ प्रीमियम, इंप्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन, सेविंग इन टैक्स। लोअर रेट्स ऑफ प्रीमियम, इंप्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन और सेविंग इन टैक्स। लोअर रेट्स ऑफ प्रीमियम,
improve employee retention और saving in tax। बोलो 6 के 6 4-5 बार मन में बोल दो, याद हो जाएगा। हो गया फिर ये 6 पॉइंट याद। तो एडवांटेज ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस अपन ने देखे थे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ इंश्योरर। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, सेविंग ऑफ कमीशन टू इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव। थ्री हमारे पास क्या था, फ्री फ्रॉम कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। फोर्थ था हमारे पास लोअर रेट्स ऑफ प्रीमियम। फिफ्थ था हमारे पास इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन और सिक्स्थ था हमारे पास सेविंग इन टैक्स। अभी अपन देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लिख रहा है डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। तो हमारे पास पहला लिख रहा है यहाँ पर रिलेटिवली लो डेथ बेनिफिट्स। डिसएडवांटेज क्या है, रिलेटिवली लो डेथ बेनिफिट्स। सेकंड क्या हमारे पास नॉट पोर्टेबल वंस यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द पॉलिसी एंड इट्स टर्म्स। पहला पॉइंट पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मान लो 5-6 बंदों ने इंश्योरेंस करा रखा है, कोई एक बंदे की डेथ हो गई तो उसको जो क्लेम मिलता होगा उसमें क्या आती होगी, दिक्कत आती होगी थोड़ी बहुत। अंदर आप लोग पढ़ोगे आरबीडी में से तो समझ में आ जाएगा। नॉट पोर्टेबल वंस यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ने आपका लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस करा रखा था, आप कंपनी छोड़ के चले जाओगे तो ऐसा नहीं वो इंश्योरेंस भी आपके पीछे पीछे चला जाएगा, आपका इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द पॉलिसी एंड इट्स टर्म्स। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी टर्म्स वगैरह रहती होगी वही डिसाइड करती है, एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करता। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, 3 ही है, आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशन या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। ये भी आप लोगों को 10 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यूनिट 5 के अंदर। एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशन या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। तो पहले पॉइंट का मतलब है न्यू बिजनेस प्राप्त करना। नए बिजनेस प्राप्त करना मतलब लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को हमेशा क्या करना रहता है, नए नए बंदे ढूंढने रहते हैं, तो उसका मतलब है सॉलिसिटिंग न्यू बिजनेस। दूसरा हमारे पास है सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कर रहेंगे उनको उसको क्या करना रहेगा, सेल। थर्ड पॉइंट हमारे पास सर्विसिंग पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज है उनके बारे में अपन को बताएगा, डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में। तो ट्रिपल एस हो गया हमारे पास। पहला पॉइंट था हमारे पास सॉलिसिटिंग न्यू बिजनेस, दूसरा था हमारे पास सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट और तीसरा हमारे पास है सर्विसिंग पॉलिसीज। चौथा हमारे पास है टू कंडक्ट इंश्योरेंस बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी। जो इंश्योरेंस बिजनेस चला रहा है, इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, वो किसके नाम से करेगा, कंपनी के नाम से। पांचवा पॉइंट है हमारे पास इंटरव्यूइंग क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स है उनको देखेगा, वो बताएगा जो भी डिफरेंट पॉलिसीज होगी। और छठा हमारे पास जनरेटिंग प्रोजेक्ट लीड्स, जनरेट करेगा क्या, प्रोजेक्ट लीड्स को। इजी मेरे ख्याल से। ट्रिपल एस में हमारे पास था सॉलिसिटिंग न्यू बिजनेस, दूसरा हमारे पास था सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट और तीसरा था हमारे पास सर्विसिंग पॉलिसीज। तो ट्रिपल एस हो गया। उसके बाद है टू कंडक्ट इंश्योरेंस बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी। उसके बाद है हमारे पास इंटरव्यूइंग क्लाइंट्स और जनरेटिंग प्रोजेक्ट लीड्स। बोलो मन में 4 से 5 बार, फिर अगला क्वेश्चन याद करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत बार आया हुआ है। फिलहाल तो मैंने 2 ईयर ही मेंशन कर रखे हैं और क्वेश्चन 3 बार लिख रखा है। एक बार आया था हाउ कैन एन ईयर ऑफ डिजीज इंश्योर्ड गेट द क्लेम ऑन अ लाइफ पॉलिसी डिस्क्राइब इन डिटेल। तो बच्चा समझ ही नहीं पाया कि यहाँ पर उसने एक तो हमारे पास है मैच्योरिटी क्लेम का प्रोसीजर मांगा है और डेथ क्लेम का प्रोसीजर मांगा है। तो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है, आंसर वही रहता है। एक बार आया था एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लेम्स दैट कैन बी मेड अंडर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अपन कौन कौन से क्लेम कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर यही था। बच्चा कोई तो समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता। क्लियरली आ जाता है तब तो बच्चे को दिक्कत नहीं। एक तो डेथ क्लेम के बारे में बताना, एक मैच्योरिटी क्लेम के बारे में बताना। तो यहाँ पर अपन ने प्रोसीजर लिख रखा है। पहले अपन ने जो प्रोसीजर लिख रखा है वो लिख रखा है डेथ क्लेम का। पहले मैं आप लोगों को हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपन इंग्लिश में तो याद कर लेंगे या फिर आप लोग ट्रांसलेट कर लेना। हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में कैसे क्लेम होगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, अगर अपन कोई भी प्रोसीजर याद करेंगे तो आप लोगों को लाइन टू लाइन पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आप लोग उल्टे सीधे नहीं करते अगर प्रोसीजर अपन पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में जो बात है मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके लिखा है। यहाँ पर पहला पॉइंट है यहाँ पर मृत्यु की सूचना देना। अगर कोई भी बंदा मर जाएगा तो अपन को इंश्योरेंस कंपनी को
इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सामने वाले बंदे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। इंश्योरेंस कंपनी को सपना तो आएगा नहीं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है दावा प्रस्तुत करना। दावा प्रस्तुत करना यानी अपने को क्लेम क्या करना पड़ेगा, सबमिट, कि भैया हमें पैसा दो, सामने वाले बंदे की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। थर्ड पॉइंट का मतलब है यहाँ पर जो भी अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने को प्रेजेंट करने पड़ेंगे, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, कि ये उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स हैं। चौथे पॉइंट का मतलब है यहाँ पर दावे के अधिकार को सिद्ध करना, यानी अपन को जो क्लेम है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट का मतलब है यहाँ पर हमारे पास सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जांच पड़ताल कि वाकई में ये बंदा मरा भी है या नहीं मरा। छठा पॉइंट है हमारे पास दावे की राशि की गणना करना, यानी सामने वाली जो इंश्योरेंस कंपनी हो क्लेम का अमाउंट क्या करेगी, कैलकुलेट। सातवें पॉइंट का मतलब है यहाँ पर हमारे पास भुगतान करके भरपाई फॉर्म पर हस्ताक्षर करना। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पेमेंट कर देगी अपने को, और जो भी हमारा रिएम्बर्समेंट फॉर्म होगा उस पर क्या करा लेगी, अपने से साइन करा लेगी। लास्ट पॉइंट का मतलब है यहाँ पर हस्ताक्षर प्रमाणित करना, और वो साइन क्या करेगी, मैच करेगी कि साइन मैच हो रहे या नहीं हो रहे। अब इसको अपन इंग्लिश में याद कर लेंगे, हिंदी वालों को फिर मैं हिंदी में भेज दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। तो यहाँ पर अपन डेथ क्लेम का प्रोसीजर देख रहे थे। एक मैंने बोला था जिसको याद नहीं होता उनके लिए वो 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट के अंदर काम हो गया। वो वाला क्वेश्चन भी डेथ क्लेम का ही है ना, कि किसी और का है, डेथ क्लेम का ही है। तो अगर किसी को ये कि भैया मेरे को तो 8 पॉइंट याद नहीं करने, तो फिर 5 पॉइंट याद कर लेना। 5 पॉइंट के अंदर मटेरियल ज्यादा लिखना पड़ेगा और 8 पॉइंट के अंदर मटेरियल कम लिखना पड़ेगा। नहीं, मैच्योरिटी क्लेम का भी लिखूंगा मैं। तो डेथ क्लेम का हमारे पास प्रोसीजर है। सबसे पहले अपन ने बोला था यहाँ पर मृत्यु की अपन क्या देंगे, सूचना, इसको अपन बोलेंगे टू रिपोर्ट ऑफ डेथ। डेथ की अपन क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद सबमिट क्लेम, अपन क्लेम क्या करेंगे, सबमिट, कि भैया हमें पैसा दो, सामने वाले बंदे की डेथ हो गई। सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने को क्या करने पड़ेंगे, सबमिट। अगला पॉइंट है हमारे पास टू प्रूव द राइट ऑफ क्लेम। तो पहले 4 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, मृत्यु की सूचना देना। सेकंड था हमारे पास दावा प्रस्तुत करना। तीसरा पॉइंट था हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपन को सबमिट करने पड़ेंगे। और चौथा पॉइंट है अपने को जो क्लेम है वो क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो मृत्यु की सूचना देने को अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टू रिपोर्ट डेथ, टू रिपोर्ट ऑफ डेथ। दूसरा हमारे पास क्या है, सबमिट क्लेम। तीसरा हमारे पास है सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और चौथा हमारे पास टू प्रूव द राइट ऑफ क्लेम। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, टू रिपोर्ट ऑफ डेथ। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सबमिट क्लेम। तीसरा है सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और चौथा है टू प्रूव द राइट ऑफ क्लेम। बोलो मन में 4 बार। तो पहला पॉइंट था हमारे पास टू रिपोर्ट ऑफ डेथ, सेकंड था हमारे पास सबमिट क्लेम, तीसरा था सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और चौथा था टू प्रूव द राइट ऑफ क्लेम। अगला 5वां पॉइंट है हमारे पास गेट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन डन। सामने वाला क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन, तो गेट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन डन। छठा पॉइंट है हमारे पास कैलकुलेटिंग द क्लेम अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट क्या करेगी, कैलकुलेट। 7वां पॉइंट है आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, जैसे अपने को पेमेंट मिल जाएगा या क्लेम मिल जाएगा, साइनिंग ऑन द रिएम्बर्समेंट फॉर्म। तो अपन जो रिएम्बर्समेंट फॉर्म है उस पे क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। और लास्ट हमारे पास गेट द सिग्नेचर सर्टिफाइड, और सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी सिग्नेचर क्या कर लेगी, मैच कर लेगी कि सिग्नेचर फर्जी तो नहीं करेगा। तो 5वां पॉइंट था हमारे पास गेट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन डन, गेट द नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन डन। छठा पॉइंट हमारे पास कैलकुलेटिंग द क्लेम अमाउंट। 7वां पॉइंट है आफ्टर रिसीविंग पेमेंट साइनिंग ऑन द रिएम्बर्समेंट फॉर्म, और लास्ट पॉइंट हमारे पास गेट द सिग्नेचर सर्टिफाइड। एक बार बोल लो मन में 4 बार, रिपीट करके सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैच्योरिटी क्लेम में लिख दूंगा यहाँ पर, वो पढ़ के फिर बाकी कल देखेंगे। तो यहाँ पर अपने पास पहला पॉइंट था टू रिपोर्ट ऑफ डेथ, सेकंड था हमारे पास सबमिट क्लेम, तीसरा था हमारे पास सबमिट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, चौथा था हमारे पास टू प्रूव ऑफ राइट ऑफ क्लेम, पांचवा था हमारे पास टू जनरेट थोड़ी ना इन्वेस्टिगेशन टू बी डन।
गेट द कुछ था शायद, गेट द इन्वेस्टिगेशन डन, और था हमारे पास कैलकुलेटिंग ऑफ क्लेम अमाउंट, और सातवां था हमारे पास आफ्टर पेमेंट रिसीव्ड साइनिंग ऑन द रिएम्बर्समेंट फॉर्म, और लास्ट था हमारे पास गेट द सिग्नेचर सर्टिफाइड। अभी लास्ट में आते आते सब ढीले पड़ गए, किसी ने याद ही नहीं करा, दिख गया। ये हो गया अपने पास। या तो एक काम करते हैं, बाकी का जो मैच्योरिटी क्लेम है और 4-5 क्वेश्चन में और प्रिपेयर कर लूंगा, अभी तो मैंने रेडी किए नहीं है, वो फिर अपन कल की क्लास में पढ़ लेंगे। जिसको अच्छा लगा वो कल आ जाना, जिसको अच्छा नहीं लगा वो कल बताना। हाँ 10 से 11 रख लेंगे, है ना। बाकी इसको आप लोग एक बार अभी रिपीट कर लेते हैं अपन, घर पे जाके आप लोग याद करना, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना। ऐसा नहीं कि बस मेरे भरोसे गाड़ी मत चलाना कि ये जो क्वेश्चंस पढ़ा दिए बस इन्हीं को अपन ने रीड कर लिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। आरपीडी के अंदर आप लोगों के हिसाब से आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो उसको, है ना। पूरे इसके ब्याह पे मत जाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बोला था 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन याद करा दूंगा, बाकी के 5 से 10 क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे। एक बार आरबीडी कल लेके आ जाना, अगर आप लोगों के पास हो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा दूंगा जो आप लोगों को घर से पढ़ने। अभी सब आरबीडी मिला है, मैं कल लगवा दूंगा। अभी तो वैसे भी टाइम है ना अपने पास, 2 दिन है, 2 दिन में तो तुम लोग तारीख तैयार कर ही लोगे, मुझे पता है। जैसे तुम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड ईयर निकाली है, फाइनल ईयर भी निकाली लोगे, ठीक है। तो बाकी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 या 7 जो आप लोगों को घर से पढ़ने में इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा, आप लोगों को पढ़ के आ जाना, काम बन जाएगा आप लोगों को, है ना।